सेहत के प्रति सचेत रहना सबके लिए ज़रूरी है। हेलो डॉक्टर सेगमेंट में आज हम फोकस कर रहे हैं मेंस हेल्थ पर और बात करेंगे मेंस ग्लैंड से जुड़ी, प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी समस्याओं पर और उनके समाधान पर, जिसके लिए हमारे साथ दो खास विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप है प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट, VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर हेमंत कुमार गोयल का। नमस्कार, प्रोफेसर एंड हेड यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट, डॉक्टर RML अस्पताल से। डॉक्टर हेमंत, आप इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम पुरुषों की सेहत की बात करें तो बताइए प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या रहता है और अमूमन क्या बीमारियां इसमें आती हैं? देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड डायरेक्टली मेंस हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो 20 साल जब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है मेल्स की भी, तो उस टाइम पे इसका मेन फंक्शन शुरू होता है 18-20 साल से लेके 50-60 साल तक इसका जो मेन फंक्शन होता है। ये जो पुरुष जो फर्टिलिटी एक तरीके से जो पुरुष प्रदान करता है उसमें एक बहुत अहम रोल देता है, प्रोस्टेट की जो सिक्रीशंस होती हैं। सो उस टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद इसमें जो डिजीज़ आती हैं वो हम जनरली 40-50 ईयर्स के बाद हम देखते हैं कि जनरली प्रोस्टेट सभी पेशेंट्स में, सभी लोगों में, पेशेंट्स में नहीं, नॉर्मल इंसान में भी 50 ईयर्स के बाद ग्रो करता है। अब क्योंकि ये ऐसी जगह पे स्थित है, ये जस्ट हमारे ब्लैडर जहाँ यूरिन स्टोर होता है उसके नीचे स्थित है, तो जब ये बड़ा होगा तो यूरिन की रुकावट कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बड़ा प्रोस्टेट यूरिन की रुकावट करेगा, तो इसको हम बोलते हैं BPH कि ये एज के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी बोलते हैं। तो ये डिजीज, ये प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अन्य बीमारियां जैसे कैंसर की बीमारियां, ब्लैडर में स्टोन हो जाना, ये भी डायरेक्टली पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर अनूप, हम लोग ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं, हम लोग हार्ट डिजीजेस की बात कर लेते हैं, सब कुछ खुल के बात कर लेते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिकली विमेन हेल्थ की बात होती है या मेंस हेल्थ की बात होती है तो क्या लगता है आपको, क्या अभी खुलकर बात हो पाती है? क्योंकि अब बहुत तरक्की कर चुके हैं हम। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे जो पब्लिक है उसमें भी अवेयरनेस की बहुत कमी है। जैसे डॉक्टर हेमंत बता रहे थे, जो बीमारियां शुरू होती हैं प्रोस्टेट में, हम इन्फेक्शन, हाइपरप्लेजिया एंड कैंसर 3 में डिवाइड करते हैं। जो भी इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स को इग्नोर करते हैं, शुरू में इग्नोर करते हैं। थोड़ा उनको लगता है कि बताने में शर्म भी आती है, स्पेशली जो हमारे एल्डरली लोग हैं, और इसलिए वो बीमारी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेशली हम कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर को अगर आप शुरू में नहीं बताते हैं अपने सिम्टम्स को, तो वो बहुत विकराल रूप ले लेता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो अवेयरनेस की है, इसलिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब हम अपनी सेहत की बात करते हैं तो कोई शर्म की बात नहीं है, कोई सोशल स्टिग्मा की बात नहीं है। आप बेझिझक होकर डॉक्टर से अपने सवाल करें। तो यदि आज आप प्रोस्टेट पर डॉक्टर अनूप से, डॉक्टर हेमंत से कोई सवाल करना चाहें, हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर नोट करें। 011 दिल्ली का STD कोड नंबर है 2309-7532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो जैसा डॉक्टर हेमंत आपने बताया कि 3 तरह के बीमारियां हो सकती हैं। एक तो हमने कहा बिनाइन, यानी समय के साथ 50 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया। दूसरा जो है इन्फेक्शन और कैंसर। तो बिनाइन से शुरू करते हैं। अब अगर प्रोस्टेट बढ़ गया फिर क्या करना है? देखिए, जैसे डॉक्टर अनूप सर ने बोला कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब सबका प्रोस्टेट 50 साल के बाद थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा। तो हमारे पास हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मेरा प्रोस्टेट जो है, हमें अल्ट्रासाउंड में लिख दिया कि प्रोस्टेट बढ़ गया। अच्छा। तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो तो उम्र के साथ होना ही होना है। बाल सफ़ेद होने हैं, बाल उड़ने हैं, प्रोस्टेट भी बढ़ना है। बीमारी तब है जब हमको उसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो अगर सिम्टम्स हमको, अगर प्रोस्टेट बढ़ता है और सिम्टम्स आते हैं जैसे पेशाब का बार बार आना, पेशाब की धार ठीक से नहीं आना, हम पेशेंट से पूछते हैं कि भाई जब आप पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो दूसरा जल्दी एक नॉर्मल टाइम पे करके निकल जाता है और आपको ज़्यादा टाइम लगता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि रात में बार बार उठना। कि रात में जब पेशेंट एक्चुअली क्या होता है, हमारे भारतीय पेशेंट एक उम्र के बाद प्रॉब्लम को नॉर्मल मानने लग जाते हैं कि ठीक है, रात में 2 बार उठना, 3 बार उठना तो नॉर्मल है, दिन में बार बार जाना तो नॉर्मल है, थोड़ा बहुत पेशाब निकल जाना तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, ये इनिशियल सिम्टम्स हैं। अगर हम उसी टाइम पे डॉक्टर्स के जाके राइट ट्रीटमेंट ले लेंगे, वहीं पर चीज़ ठीक हो जाएगी। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। नमस्कार डॉक्टर साहू, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आज प्रोस्टेट की बात चल रही है। प्रोस्टेट में जनरली ये देखा गया है कि इसमें फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, और दूसरी भी बीमारियां जैसे किडनी जो डिसऑर्डर होते हैं या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो भी उसमें यूरिनेशन बार बार होता है।
तो प्रोस्टेट का जो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन है वो दूसरे डिसऑर्डर्स के यूरिनेशन से कैसे डिफरेंट होता है? जी। हाउ टू रिकॉग्नाइज इट Thank एंड you. हाउ टू डिफर इट फ्रॉम अदर्स? डॉक्टर अनूप। ये बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और नॉक्चूरिया से डॉक्टर सिमल बता रहे थे, ये कई कारणों से हो सकता है। जैसे इन्होंने भी पूछा हमसे, एक उसमें से एक कारण प्रोस्टेट है, दूसरे कई कारण हैं जैसे इन्फेक्शन, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। आपको अगर डायबिटीज़ है तो आपको इन्फेक्शन ये फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। अगर आपका वाटर इनटेक ज़्यादा है, कई मैंने देखा है जो लोग लेते हैं 7-8 लीटर दिन में पीते हैं, तो उनको फ्रीक्वेंसी नाइट में भी दिन में भी रहेगा, तो वो फिजियोलॉजिकल होता है। इसके अलावा अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन है, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी होता है कि आपको रुकावट है, पहले पेशाब अंदर इकट्ठा रहता है, वो फिर बार बार निकलता रहता है, इसको हम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, उसमें भी पेशेंट को फ्रीक्वेंसी और लगी रहती है। तो ये सब कारण है जिसमें फ्रीक्वेंसी हो सकती है। जांच कैसे करें, क्योंकि किडनी के लिए हम KFT सुनते हैं, लिवर के लिए LFT और प्रोस्टेट के लिए एक PSA का जिक्र होता है। जी, तो प्रोस्टेट के लिए देखिए जांच बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो डॉक्टर को एक दिखाएं जो आपका पूरा हिस्ट्री लेगा, एग्जामिनेशन करेगा। एक फिंगर एग्जामिनेशन हमेशा मैं इस पर जोर देता हूं, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक फिंगर डाल के हम रेक्टम में देखते हैं कि प्रोस्टेट में कोई हार्ड नोड्यूल तो नहीं है। अगर वो है तो कैंसर का डाउट हो सकता है। इसके बाद जो टेस्ट होते हैं बड़े सिंपल है। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड कराना है, एक यूरोफ्लोमेट्री कराना, इसमें हम मशीन में यूरिन पास करते हैं, ग्राफ बन के आता है। एक सुबह का यूरिन सैंपल और एक ब्लड टेस्ट KFT, जो आप PSA की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पूछा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक जो है मार्कर जो प्रोस्टेट सीक्रेट होता है। अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो इसका वैल्यू 4 से ऊपर हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 4 से ऊपर है तो कैंसर ही होगा, बट एक डाउट हो जाता है। तो सामान्य रेंज क्या है PSA? नॉर्मल रेंज 4 से नीचे रहता है। तो अगर 4 से ज़्यादा है तो हमें सबसे पहले यूरिनरी इन्फेक्शन रूल आउट करना होता है, और भी कई कारण होते हैं PSA बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो सब रूल आउट होने के बाद PSA 4 से ज़्यादा है तो आपको फिर उसको इन्वेस्टिगेट कराना है। जी डॉक्टर हेमंत, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 40 के बाद या बढ़ती हुई उम्र में जब ये समस्याएं होती हैं, लेकिन क्या समस्या सिर्फ बढ़ती हुई उम्र में ही है? क्या इन्फेंट्स में और टॉडलर्स में भी ये समस्या देखी जा सकती है, बच्चों में भी देखी जा सकती है? प्रोस्टेट रिलेटेड समस्या तो हम यंगर एज पे नहीं देखते, मगर अगर आप बात करेंगे 20 से 50 साल की उम्र में, तो वहाँ पर हम प्रोस्टेट रिलेटेड समस्या देखते हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे कॉमन समस्या होती है वो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस होती है। कि उसमें क्या रहता है कि प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन, एक्चुअली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो भगवान ने बहुत प्रोटेक्ट करे हुए हैं, जैसे हमारा ब्रेन, हार्ट, ऐसे ही प्रोस्टेट है। तो उसमें इन्फेक्शन होना अनकॉमन है, मगर अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें और बैक्टीरिया जो है अंदर घुस जाता है, वो एंटीबायोटिक भी नहीं पहुंच पाती। डॉक्टर साहब, ये इन्फेक्शंस का कारण क्या रहता है प्रोस्टेट में? इन्फेक्शन का कारण देखिए, जो ये वाली एज ग्रुप है 20 to 50 एज ग्रुप, इसमें जनरली प्रोस्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है सेक्सुअल हेल्थ, मेंस हेल्थ। जब काफ़ी हमारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली से दूर होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, जो दूर आए होते हैं, जो महीने 3-3 महीने में अपने घर पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। जैसे मैं पिछला टॉपिक सुन रहा था कि देयर शुड बी, आप काम भी कर रहे हो साथ साथ में अपनी हेल्थ पे भी फोकस करें, वो हेल्थ पे फोकस करना भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी मेंस हेल्थ, अपनी सेक्सुअल हेल्थ को फोकस नहीं कर रहे, इस वजह से प्रोस्टेट अपना काम नहीं कर रहा और वहाँ पर सिक्रीशन जम जाती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते जी, हैं। मिस्टर स्वामी है इस समय फोन लाइन पर। हेलो। मेरा जो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है मतलब, और मैंने हॉस्पिटल में दिखाया तो बोलते हैं कि यूरिमेक्स 0.4 करके टैबलेट लिखा है, लेकिन डॉक्टर साहब बोलते हैं इससे भी अगर परेशानी होता है तो आपको इसको ऑपरेशन कराना चाहिए। लेकिन मेरे लिए थोड़ा डाउट लगता है कि मतलब वो डॉक्टर साहब भी बोलते थे कि 90% सक्सेस रेट है, तो मेरे लिए डाउट लगता है कहीं ऐसा तो नहीं हो मतलब मेरा ऑपरेशन सक्सेस ना हो। आपकी उम्र कितनी है स्वामी जी? मेरी उम्र सर 68 ईयर्स। 68। डॉक्टर साहब जी, सर्जरी? जी बिल्कुल, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जैसे इनका डाउट है। देखिए ये सही है कि ज़्यादातर जो प्रोस्टेट के पेशेंट्स आते हैं उसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट शुरू करते हैं। जैसे पूरा हमने इन्वेस्टिगेशन किया, फिर हमने डायग्नोसिस बनाया, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर सिम्टम्स। और ज़्यादातर पेशेंट्स में माइल्ड टू मॉडरेट में हम दवाइयाँ शुरू करते हैं, और जिसका रिस्पॉन्स जो है 80, 85, 90% तक आ जाता है, जैसे ये श्रोता भी बता रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट जिसमें रिस्पांस नहीं आता और उसके इंडिकेशन है सर्जरी के, तो इनको एक, आई एम श्योर उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया होगा, बट एक इंडिकेशंस होते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन है अगर आपकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही, आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं। नंबर 2, आपको अंदर इतना यूरिन इकट्ठा रहता है कि किडनी पे असर होना शुरू हो गया है और किडनी फंक्शन खराब होना शुरू हो गया है। तीसरा, आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं। चौथा, आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। और फिफ्थ, वह पेशाब रुक ही गया, दवाई खाते खाते रुक गया। तो डॉक्टर पर दवाई जो है वो बिनाइन में काम आती है जब प्रोस्टेट बढ़ गया, इन्फेक्शन में, या फिर ट्यूमर में भी? तो जो दवाइयाँ हैं स्पेसिफिक हैं,
जैसे डॉक्टर हेमंत ने बताया, अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है उसका दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स एंड अदर दवाइयाँ हैं। बिनाइन प्रोस्टेट की दवाइयाँ अलग हैं, जिसको हम अल्फा ब्लॉकर्स बोलते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स। कैंसर की दवाइयाँ बिल्कुल अलग होती हैं। ओके डॉक्टर, क्या लाइफस्टाइल, डाइट, हेरिडिटरी, क्या इन सब का प्रभाव पड़ता है प्रोस्टेट हेल्थ पे, और अगर पड़ता है तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, इसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है, क्योंकि लाइफस्टाइल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है कि अगर आप ठीक नहीं खाएंगे और बहुत लंबे टाइम के लिए तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन उस एज ग्रुप में इज़ वेरी कॉमन, जो 60 प्लस में हम देखते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारा मोशन का रास्ता है और जो यूरिन का रास्ता है, उनका नर्व सप्लाई सेम है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा, उसको यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स भी होंगे। तो ये हो सकता है उसको प्रोस्टेट की वजह से ना हो रहे हो, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहे हैं। तो जैसे हम उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक करते हैं, यूरिन रिलेटेड सिम्टम भी ठीक हो जाते हैं। तो लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जैसे हेरिडिटरी आप बोल रहे थे, तो हेरिडिटरी भी एक है। हेरिडिटरी कैंसर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी फैमिली हिस्ट्री होती है कैंसर्स की, उनको एग्रेसिव कैंसर और अर्ली एज कैंसर होते हैं, खासकर प्रोस्टेटिक कैंसर। एक और कॉलर है इसमें फोन लाइन पर। हेलो। मेरा ऐसा है कि लास्ट 5-6 साल से मैं पेशाब ज्यादा देर तक करते रहता हूँ। देयर इज नथिंग लाइक प्रेशर ज्यादा डालना है, कुछ नहीं है। इट टेक्स टाइम फॉर मी टू पास द यूरिन। जी, I really don't know. There is no other symptoms as such I am having. What is your age? Sorry? Age, आपकी उम्र Age I am कितनी है? 56. डॉक्टर हेमंत। तो देखिए, इसमें हो गया प्रोलॉन्ग वॉइडिंग। ये भी एक सिम्टम है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम। हम इसको बोलते हैं कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम मतलब ब्लैडर के नीचे कहीं ना कहीं कोई कारण है। तो उसमें से प्रोस्टेट भी एक कारण हो सकता है, ऑल्दो अर्ली एज है 56 ईयर्स। तो अब ये टिपिकल पेशेंट हैं जिनको एक बार इवैल्यूएट, जैसे डॉक्टर अनूप सर ने बोला कि हमें अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लोमेट्री, यूरिन रूटीन कल्चर, एक PSA टेस्ट और हमको बेसिक टेस्ट जैसे शुगर का टेस्ट हमें कराना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसा ना डायबिटीज हो जिसकी वजह से सिम्टम्स जी बिल्कुल, तो ज़रूर जांच कराएं। लेकिन अगर मामला सर्जरी तक आ गया, और अगर आप भारत की बात करें तो भारत में रोबोटिक सर्जरी के प्राय डॉक्टर अनूप गुप्ता ही हैं। तो डॉक्टर साहब, रोबोटिक सर्जरी और नॉन रोबोटिक सर्जरी में क्या अंतर रहता है? देखिए, रोबोटिक सर्जरी जो हम करते हैं नॉर्मली वो कैंसर प्रोस्टेट के लिए करते हैं, जो कि प्रोस्टेट कैंसर को हम जब स्टेजिंग करते हैं, लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर एंड लोकली एडवांस्ड, इन 2 कैटेगरीज में हम इसको सर्जरी कर सकते हैं। बिनाइन प्रोस्टेट में नॉर्मली हम सर्जरी रोबोटिक्स तभी करते हैं जब प्रोस्टेट साइज बहुत बड़ा होता है, यानी 100 ग्राम से ज़्यादा। तो उस केस में हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं। क्या वेट है प्रोस्टेट? नॉर्मल प्रोस्टेट साइज होता है 15 से 20 ग्राम। अच्छा, 100 ग्राम से भी ज़्यादा हो जाता है? हमारे पास 150 ग्राम 200 ग्राम भी पेशेंट आते हैं, 10 times। और उसमें अगर हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। एडवांटेज ऑफ रोबोटिक ओवर नॉन रोबोटिक सर्जरी जो आप बात कर रहे थे, देखिए आज से 20 साल पहले ओपन सर्जरी होता था कैंसर में भी, और जो प्रोस्टेट 100 ग्राम बड़े होते थे, एक बड़ा इंसिजन लगा के फिंगर से उसको निकाला जाता था। पेशेंट को इतना लंबा इंसिजन लगाते थे, इन्फेक्शन होता था, ब्लीडिंग बहुत होती थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता था, रिकवरी होने में महीनों लग जाते थे, और पेशेंट इनकॉन्टिनेंट यानी लीक करता रहता था। तो पेशेंट सर्जरी से डरता था। रोबोटिक सर्जरी के फायदे क्या हैं? आपको छोटे छोटे की होल से हम इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं, कोई बड़ा इंसिजन है ही नहीं, आपको सर्जरी बिल्कुल प्रिसाइज हो रही है। तो डिफिकल्ट सर्जरी बहुत फास्ट हो जाती है, कोई ब्लड लॉस नहीं हो रहा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देना पड़ता, पेशेंट रिकवरी फास्ट हो रही है, पेन पोस्ट ऑप में कम हो रहा है, और पेशेंट विद इन 2-3 डेज डिस्चार्ज होके 7 डेज में वापस। और ये खर्चा आयुष्मान भारत स्कीम में कवर्ड है? देखिए, सरकार जितने बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ सरकार इसको उपलब्ध करा रही है गरीबों के लिए। आयुष्मान भारत में अभी रोबोटिक सर्जरी कवर्ड नहीं है, लेकिन अदरवाइज जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर गरीबों के लिए फ्री सुविधा दी जाए। जी डॉक्टर हेमंत, अगर सर्जरी होती है किसी की, तो आफ्टर सर्जरी किस तरीके की प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? देखिए, सर्जरी के बाद जो एक तो चीज़ हम पेशेंट को बताते हैं कि इसके इम्प्रूवमेंट जो होगा, किसी पेशेंट को 3 दिन, किसी को 3 हफ्ते, किसी को 3 महीने लगेंगे। ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, सडन इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। सर्जरी के बाद वो दफ्तर कब जा सकता है वापस? वो जनरली आप 1 से 2 हफ्ते, 1 हफ्ते बाद आप जा सकते हैं। हम 1 हफ्ते का रेस्ट बोल देते हैं, ऑल्दो वो 30 दिन से जा सकते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे बेंच वर्क आप कर सकते हो 3rd डे से, ठीक है, बट आप फुल ऑफिस वर्क आप। तो सावधानियां फिर क्या बरतें हैं वो? उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्फेक्शन। देखिए, कोई भी ऑपरेशन हुआ है, आपने एक इंस्ट्रूमेंटेशन इन्वेसिव ऑपरेशन हुआ है, तो आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है अपने आप को। सबसे जो हम कॉमनली देखते हैं वो इन्फेक्शन है, कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को ब्लड आ सकता है यूरिन में। बट ये ना आजकल जैसे अभी आप बात कर रहे थे नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म, तो हम नेक्स्ट जनरेशन सर्जिकल प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, तो उसमें पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन आर वेरी अनकॉमन, उतनी कॉमन नहीं है जैसे सर बता रहे थे पहले होती थी ओपन सर्जरी। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश चलते हैं जहाँ से चौहान जी हैं फोन लाइन पर। हेलो।
3 साल पहले प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाया था, जी। लेकिन पीएसए फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, तो क्या करूं मैं? जो कितना है पीएसए आपका? 10 हो गया है, 10.61। डॉक्टर साहब सर्जरी के बाद जी, जैसे इन्होंने बताया ना सर्जरी कराई, पहले हमें देखना पड़ेगा कि सर्जरी कैंसर के लिए थी या नॉर्मल प्रोस्टेट जो डॉक्टर हेमंत करते हैं, बीपीएस टीआरपी जो होती है। नॉर्मली दोनों केस हो सकते हैं। कई बार होता है हम टीआरपी करते हैं, उस समय पीएसए का पता नहीं होता, बाद में पता लगता है पीएसए बढ़ा हुआ है, तो उसमें कैंसर अनडिटेक्ट चला जाता है। माना इन्होंने कैंसर की सर्जरी की है, उसमें भी बढ़ सकता है, तो मेरा इनको परामर्श है, एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। पहले हम रूल आउट करेंगे कि पहले सर्जरी किस चीज़ के लिए हुई। अगर ये कैंसर के लिए हुई थी तो उसमें बायोकेमिकल रिकरेंस हो सकता है एंड पेशेंट को फिर कैंसर वापस आ सकता है। उसके लिए हम पूरा स्टेजिंग करते हैं, एक टेस्ट होते हैं, पीएसए पेट स्कैन करते हैं और उसके बाद स्टेज वाइज ट्रीटमेंट होता है। इनिशियली हार्मोन ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद फिर कीमोथेरेपी और अदर ड्रग्स ऐड करते हैं। बट अगर बिनाइन प्रोस्टेट पहले हुआ है, उसका मतलब कि इनका कैंसर उस समय डिटेक्ट नहीं हुआ, तो अब अच्छी बात है कि अब पता लग गया, अब एटलीस्ट इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं। जी डॉक्टर, क्या आप सजेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से हम रेगुलर मेडिकल चेकअप्स कराते हैं तो उसी तरीके से रेगुलर स्कैनिंग भी कराते रहनी चाहिए मेल्स को, और ये किस एज से शुरू हो जाना चाहिए? देखिए इसमें स्कैनिग इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे कुछ सिम्टम्स है, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट एक ही टेस्ट है, एक सिम्टोमेटिक में अगर वो कराना चाहे 50 ईयर्स के बाद सीरम पीएसए करा सकते हैं, जिसको कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हम देख सकते हैं। बट उसके अलावा हमको ये नहीं सजेस्ट करते कि रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराएं। उसको अवेयर होना चाहिए ये मेरे यूरिनरी सिम्टम्स हैं, कि अगर रात में उठना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, वो एक बारी में पूरा नहीं कर पा रहा, उसे बार बार वो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पेन भी होता है उसमें? पेन जनरली नहीं होता। पेन इज मोस्टली एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो उसमें आपको यूरिन में जलन हो सकती है, पेन हो सकती है। जी, लेकिन जैसा डॉक्टर हेमंत ने कहा था कि नेक्स्ट जनरेशन सर्जिकल रिफॉर्म्स हैं, ऐसे ही दवाओं में भी बहुत रिफॉर्म्स आते हैं। और कोविड के बाद जो एक वर्ड बहुत प्रचलित हुआ डॉक्टर अनूप, वैक्सीन। तो अगर हम ट्यूमर में वैक्सीन की बात करें, वहाँ किस तरह की प्रगति है? देखिए, ट्यूमर वैक्सीन अभी आपने हाल ही देखा, रशिया ने एक ट्यूमर वैक्सीन लॉन्च की है, जिसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है भारत में भी। हालांकि वो वैक्सीन है, वो कोई भी एक वैक्सीन सभी कैंसर्स के अगेंस्ट कारगर नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक कैंसर के जीन्स अलग होते हैं। मैं कोई बेसिक चीज बताता हूँ। कैंसर में 2 तरह की जीन्स होती हैं, ऑन्को जीन्स जो कैंसर प्रमोट करती हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कैंसर को प्रिवेंट करती हैं। जब ये बैलेंस खत्म होता है तभी कैंसर बनता है। तो हमें जो कैंसर वैक्सीन बनानी है वो उस पर्टिकुलर जीन को डायरेक्टेड होनी चाहिए। अब जैसे प्रोस्टेट कैंसर की बात करते हैं, पिछले 10 से 15 सालों से यूएस में इसमें कई ट्रायल्स हो चुके हैं, बट अभी तक वो क्लिनिकल फेज तक नहीं पहुंचे हैं, प्री क्लिनिकल फेज में है, लेकिन प्रगति हुई है। और इसमें कई हमारे ऑन्कोजीन्स हैं जो कि उसको टारगेट कर रहे हैं। BRCA1 एंड BRCA2, मैं आपको 2 जीन्स बताता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम टारगेट करके इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो कैंसर को हम जीत सकते हैं। इसी तरह से इस पे जैसे अभी रशिया वाली वैक्सीन आई है, वो अभी उन्होंने ओरल कैंसर और 2 अलग ल्यूकीमिया के ऊपर उन्होंने इसको बनाई है। तो ऐसे ही करके हर एक कैंसर की अलग वैक्सीन है। जी, एक कॉलर गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार दिनेश जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, मेरे बार बार इन्फेक्शन चालू हुए थे पेशाब में, यूरिन में। उम्र कितनी है आपकी? 63। डॉक्टर हेमंत, बार बार इन्फेक्शन होता है। हेलो हाँ जी। मेरा 84 में राइट साइड किडनी निकाल दी है, खराब हो गई थी। तो आपकी एक किडनी है अब, लेफ्ट किडनी? हाँ, डाबी साइड एक ही है। देखिए, तो इसमें ये भी एक सिम्टम है हमारा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम। अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है एट दिस एज, अब इन पेशेंट को एवेल्युएशन की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यूरिन पूरा निकल नहीं रहा, वो अंदर ब्लैडर में रह रहा है, जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है। तो इन्फेक्शन सेकेंडरी टू समथिंग है, सेकेंडरी तो जनरली प्रोस्टेटोमेगैली या प्रोस्टेट का ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर का, तो इनको एवेल्युएशन की ज़रूरत है। आपको एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वहाँ पर आपका वही बेसिक इन्वेस्टिगेशन होंगे जिससे पता चलेगा क्यों हो रहा है। तो चलते चलते एक बात हमने जानी कि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन प्रिवेंशन है और हम जीवन शैली सुधारें। डॉक्टर अनूप ना केवल एक रोबोटिक एक्सपर्ट हैं, सर्जन हैं, मैराथन रनर भी हैं, तो ये दौड़ लगाने से भी, अच्छी फिटनेस से भी प्रोस्टेट हेल्दी रहता है? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं फिट है तो हिट है। अगर आप हेल्दी हैं, इससे आपके कई फायदे होते हैं। अगर हम कैंसर की बात करें, प्रोस्टेट डिजीज की बात करें, सबसे पहले तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपको कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 1, सपोज आपको कैंसर हो गया तो आपका ट्रीटमेंट का रिस्पांस बहुत फास्ट आता है, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रांग है। आप सर्जरी विथस्टैंड कर सकते हैं, कीमोथेरेपी को आप टॉलरेट कर सकते हैं, एंड रेडिएशन को भी टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब बॉडी स्ट्रांग हो जाती है उसके लिए। फाइनल कमेंट्स डॉक्टर साहब, मान लीजिए 100 पुरुष हैं, कितने फीसदी हैं जिनको
ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, प्रोस्टेट की समस्या आती है? देखिए समस्या जो हमारा एक्सपीरियंस है, समस्या लगभग सबको कभी ना कभी आएगी, है ना, मगर ट्रीटमेंट कितनों को लेना पड़ता है, जैसे सर ने बताया कि जिनका लाइफस्टाइल हेल्दी है, जो अपने आप पे खुद ही वर्क कर लेते हैं, तो ऐसे 70-80% पेशेंट को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में विश्वास रखते हैं। बट अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में विश्वास नहीं करेंगे तो बाकी सबको ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन आज आपने यहाँ आके जो चर्चा की है, मुझे उम्मीद है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रति और सजग हुए होंगे और क्यूरेटिव में भी हमारा विश्वास बहुत बड़ा होगा। आज कार्यक्रम में आके चर्चा के लिए डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर अनूप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।